गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम पाठ शब्द विचार पढ़ रहे थे। हमने देखा था शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ वाले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर हमने शब्द की विशेषताएं देखी थी। शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि शब्द के भेद जो है वो कितने आधार पर किए जाते हैं। हमने देखा कि शब्द के भेद जो है वो 4 आधार पर किए जाते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। हमने सबसे पहला भेद अर्थ के आधार पर देख लिया था। हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। खट, चूं, ये सब इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम आए दिन अपनी भाषा में इसको अपनी आदत के कारण प्रयोग करते रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका सही सही अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ स्पष्ट हो, उसे हम बोलते हैं सार्थक शब्द। फिर हमने देख लिया सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। हमने 4 भेद देखे। पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। फिर हमने पढ़ लिया था एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द क्या है और पर्यायवाची शब्द क्या है। आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। आइए समझते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते और इन शब्दों के निश्चित अर्थ भी प्रकट होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखो, मेघ है, पानी है, फूल है, घर है। इन शब्दों से हमें इसका अर्थ तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है, लेकिन हम जब इसको तोड़ते हैं, जैसे मेघ को मे और घ में, पानी को पा और नी में, फूल को फू और ल में और घर को घ और र में, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की क्या विशेषता देखिए, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और ये शब्द जो है अपना अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं और जब हम इनको अलग करते हैं तो इनके जो खंड किए गए, मतलब इनको जो तोड़ा गया है, उसका भी अर्थ निकलता है। कैसे देख लीजिए। उदाहरण के लिए रसोई घर, जब हमने इसको तोड़ा तो रसोई और घर में टूटा ये, और रसोई का भी अर्थ होता है, घर का भी होता है। उसी प्रकार से पाठशाला, पाठ और शाला दोनों का अर्थ है। राज और महल, विद्या और आलय। यौगिक शब्द को हमने क्या देखा कि यह हमेशा 2 शब्दों से ही मिलकर बना है और जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये आराम से टूट जाता है और जो टूटे हुए टुकड़े हैं, खंड है, उनके भी अर्थ निकलते हैं। तो ये था आपका यौगिक शब्द। तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। हमने देखा कि जो शब्द यौगिक होते हुए, यौगिक मतलब ये भी 2 शब्दों के जोड़ से ही बना होगा, लेकिन ये अपना एक विशेष अर्थ बताते हैं, तो वहां पर योग रूढ़ शब्द होता है। योग से भी समझो बच्चों कि योग का अर्थ होता है जोड़, है ना। तो ऐसे शब्द जो जोड़ के बने हैं, और रूढ़ मतलब पुराना शब्द देते हैं, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष रूप से अर्थ देते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। दशानन, जब हमने इसको तोड़ा तब 10 जोड़ आनन में ये टूटा, है ना। इसका अर्थ क्या है? अर्थात 10 मुखों वाला। परंतु यह शब्द सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पीताम्बर, पंकज, चतुर्भुज, जलद, पंचानन आदि जो हैं वो योग रूढ़
रूढ़ शब्द है, मतलब ये तोड़ने पर टूट भी जाएंगे लेकिन ये समान अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। अब हम तीसरा देख लेते हैं किस आधार पर इनको बांटा गया है। उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर शब्द भेद। हमने पढ़ा था ना कि शब्दों को जो 4 आधारों पर बांटा गया, तो उसका ये तीसरा आधार है, उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर शब्द भेद। अगर हम इस आधार पर देखते हैं तो शब्द कितने प्रकार के हो जाते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। बच्चों देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में मूल रूप में ही किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और हम उनका प्रयोग कहाँ करने लग गए हैं? हिंदी भाषा में करने लग गए हैं, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जैसा था उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसा था मतलब वैसे ही मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, जल, पुत्र, मुनि, गुरु आदि। तो हमने क्या समझा कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन वो जैसे थे उसी रूप में आए, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे शब्दों को हम क्या बोल देंगे? तत्सम शब्द। आइए दूसरा भेद देख लेते हैं, तद्भव शब्द। आइए देखते हैं तद्भव शब्द क्या है। संस्कृत से बदलकर जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि ये भी संस्कृत शब्द थे जो कि हमारी हिंदी भाषा में आए, लेकिन ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आए। इनका रूप जो है वो बदल के आया, ये अपना रूप बदल के आए हैं हिंदी भाषा में। अतः हम इनको क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। जैसे सूरज, इसका वास्तविक रूप है सूर्य लेकिन हम इसको सूरज बोलते हैं। सर्प, उसको सांप बोलते हैं। अग्नि, जिसे हम आग बोलते हैं, और रात्रि, जिसे हम रात बोलते हैं। तो ये संस्कृत का ही रूप, लेकिन ये हिंदी भाषा में अपना रूप बदल कर आए हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। बच्चों आपके सामने एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के रूप दिए गए हैं। आप इसे याद करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे आप जरूर याद करें, इसे टिक लगा लें और याद कर लर्न इट लिख लीजिए आप इसके साथ। आइए आगे पढ़ते हैं। तीसरा भेद है इसका देशज शब्द। देशज, देशज का अर्थ क्या होता है? देशज मतलब जो हमारे देश में जन्मा है। कहने का अर्थ ये कि हमारे देश के अपने शब्द हैं। जो शब्द लोक भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पेट, चारपाई आदि, ये हमारे देश के अपने शब्द हैं। अपने ही जो लोक भाषा है, मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनसे ये शब्द ले लिए गए हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द। उदाहरण के लिए पगड़ी, थैला, लोटा, डिबिया, ये सब। इसका अगला भेद है विदेशी शब्द। अब विदेशी नाम से ही जैसे आपको पता चल जा रहा है, ये जो हमारे शब्द हैं वो हमारे देश के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये दूसरे देश से हमारी भाषा में शामिल किए गए हैं, हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरे देश की भाषाओं से हमने अपनी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ले लिए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द आए हैं। जैसे कि डॉक्टर, रेडियो, कुली, दुकान, चाकू, कमीज आदि। बच्चों हमारी हिंदी भाषा जो है उसने अपने पास कई भाषाओं को स्थान दिया है, इसलिए हर भाषा का प्रभाव हिंदी भाषा पर देखने के लिए मिलता है। जैसे अंग्रेजी से हमने ले लिया कॉलेज, टेलीविजन, डॉक्टर, पेन, टिकट। ये पुर्तगाली भाषा से भी हमने सीखा और उसमें आलू, साबुन, कमरा, चाबी। अरबी भाषा से कामयाबी, हासिल, बाजार, दाखिल। फारसी भाषा से गुलाब, नमक, जानवर। तुर्की शब्द से भी चमचा, तोप, बंदूक। तो मतलब हमने हर भाषा से कुछ न कुछ सीखा और उसे अपनाया है हिंदी भाषा ने। कभी कभी दो भाषाओं से मिलकर भी शब्द बन जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेल तो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है, इन दोनों को मिलाकर हमने बना दिया है रेलगाड़ी। इसी प्रकार से वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी शब्द है। उड़न तस्तरी, उड़न जो है वो हिंदी शब्द है और तस्तरी जो है वो फारसी शब्द है। तो कभी कभी हमको ये भी देखने को मिलता है कि दो भाषाओं को मिलाकर भी शब्द जो है वो बन जाते हैं। जो शब्द के जो भेद हैं कितने आधार पर किए गए थे, उसका ये अंतिम आधार है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद।
आइए इसको भी समझ लेते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन होता रहता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कहने का अर्थ ये, आप उदाहरण के लिए समझिए बेटा, कि जैसे हमने एक वाक्य बोला लड़का पढ़ता है। अगर मैंने इसका लिंग बदल दिया तो हो जाएगा लड़की पढ़ती है। आपने देखा कि जहाँ लिंग परिवर्तन हुआ तो क्रिया ने भी अपने आप को पढ़ती है कर लिया। लड़का है तो पढ़ता है ना। तो यहाँ पर इसका अगर वचन का उदाहरण देख लें, लड़का पढ़ता है, अगर मैंने इसका वचन बदल दिया तो हो जाएगा लड़के पढ़ते हैं। तो फिर से देखो क्रिया ने अपना रूप बदल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपने आप को फटाफट परिवर्तन कर लेते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यह संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे शब्द उनको हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। अ का मतलब नहीं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसके कारण? लिंग, वचन, कारक और काल के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आप अविकारी शब्द जो है अगले हम भाग में पढ़ेंगे। अगले भाग कहने का मतलब ये अलग से ही एक चैप्टर है अविकारी शब्द, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये था आपका पूरा पाठ। आप इसे ध्यान से समझिए और करिए, साथ ही साथ इसका अभ्यास कार्य भी करने का प्रयास करें। इसका आंसर हम आपको भेज दिया जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा।